गाइज, वेलकम टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस सुप्रिया मदान मैम। के बारे में आपको बता दूं कि एम ग्रुप के कई सारे इवेंट्स आपने सुने होंगे जो मैम ही ऑर्गेनाइज करवाती हैं। इसके अलावा कई सोशल एक्टिविटीज़ भी करती हैं। तो हम मैम से जानते हैं उनके बारे में, साथ ही उनके इवेंट्स के बारे में और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी हम मैम से बात करेंगे। मैम, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे आपका एजुकेशन एंड फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहूँगी ताकि हमारे दर्शक आपको जान सकें। मेरी जो स्कूलिंग है वो यहाँ पे चोइथराम स्कूल से हुई है। आई एम बेसिकली फ्रॉम इंदौर ओनली, बॉर्न ब्रॉट अप मैरिड एवरीथिंग इन इंदौर। चोइथराम स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है और फिर मैंने IMS DAVV से MBA ई कॉमर्स किया। इट वाज अ 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। और जब मैंने ई कॉमर्स उस समय लिया था तब मेरे कई फ्रेंड्स का ही कहना पड़ रहा था कि ई कॉमर्स का तो कोई स्कोप ही नहीं है, वाई यू ऑप्टिंग फॉर MBA इन ई कॉमर्स। और आज आप देखिए कि पूरी दुनिया ई कॉमर्स पे चल रही है। मैम, आप एम ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं, तो इस ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से वर्क कर रहा है? जी, इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई है कि हम लोग कुछ माएँ थीं, कुछ बच्चे थे और कुछ क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करना चाहते थे। तो एवरीबडी आस्क्ड मी टू टेक एन इनिशिएटिव कि मैं कुछ ऐसी गैदरिंग करूं जिससे हम सब इकट्ठे आएँ। यूजुअली क्या रहता है कि माँ और बच्चे इतना साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते क्योंकि मॉम्स अपने हाउस होल्ड चोर्स में बिजी हैं, कुछ वर्किंग हैं और बच्चे अपने स्कूल में बिजी रहते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के वी स्टार्टेड मॉम एंड मी क्लब और इसका सिर्फ एक उद्देश्य था दैट वी हैव टू ब्रिज द गैप बिटवीन मॉम एंड किड्स। उसके बाद सीरीज ऑफ पीपल दे स्टार्टेड कॉन्टेक्टिंग मी कि यार हमारे बच्चे तो बड़े हो चुके, दे डोंट कम अलोंग विद अस। तो इट्स लाइक कि फॉर सोशलाइजिंग पर्पस एंड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस आई स्टार्टेड वन मोर क्लब, मी एंड माइन। और फिर कई लोगों ने अप्रोच किया कि तंबोला खिलाओ, ये करो वो करो। देन आई स्टार्टेड मेगा बोनंजा। एंड फिर उसके बाद ऐसे अब जैसे इंदौर बढ़ता जा रहा है, बाहर के भी कई लोग इंदौर में आ रहे हैं और उनके पास त्यौहार मनाने के लिए, कोई भी फेस्टिविटीज़ एंजॉय करने के लिए कोई जगह नहीं, बिकॉज दे डोंट नो एनीबडी। आपके पास जब आपके फ्रेंड सर्कल नहीं होगा, जब आपके नोन नहीं होंगे तो आप कहाँ जाओगे त्यौहार मनाने के लिए? तो उसको ध्यान में रख के वी स्टार्टेड महोत्सव। इसके अंदर लेडीज़ आती हैं और तरह तरह के त्यौहार होते हैं। तो हमने एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़, तंबोला, वो जो फेस्टिवल्स हैं, सारे ही जो एक पिलर्स हैं इंजॉयमेंट के, वो कवर करे हमारे क्लब्स के थ्रू। आपके क्लब से कितने मेंबर्स जुड़े हुए हैं और अब तक कई सारे इवेंट आपने ऑर्गेनाइज करवाए हैं, तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट इवेंट कौन सा रहा? जी, मेरे 5 क्लब्स हैं, मॉम एंड मी एंड माइन, मेगा बोनंजा 1, मेगा बोनंजा 2, देन महोत्सव। इन 5 क्लब में हर क्लब में 125 लेडीज़ हैं। तो मेरे पास आज एक तरीके से इन क्लब्स के द्वारा कुछ अराउंड 700 लेडीज़ कनेक्टेड हैं। और बेस्ट इवेंट तो मैं यार देखिए, कोई जब व्हेन आई एम ऑर्गेनाइजिंग, आई ऑर्गेनाइज विथ प्योर हार्ट एंड सोल कि नहीं यार, आई हैव टू डू, इफ समबडी इज टेकिंग दैट टाइम आउट और वो आ रहे हैं अपना टाइम निकाल के, तो उनका टाइम बहुत प्रेशियस रहता है। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ, एंटरटेनमेंट का, फूड का, जो वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं तो उनके टाइम का कि भाई 1-1.5 घंटे के टाइम स्पैन में वो जो व्हाट बेस्ट वी कैन एन्जॉय, तो एक्टिविटीज़ का, हर चीज़ का ध्यान रखती। तो ऐसी कोई मेरी एक पर्टिकुलर फेवरेट इवेंट नहीं है, मेरी तो सारी इवेंट्स अच्छी होती हैं। बट जो करवा चौथ रहता है वो साल भर में हमारा सबसे बड़ा इवेंट होता है और पिछले कुछ 3 साल से इंदौर का सबसे बड़ा करवा चौथ एम ग्रुप ऑर्गेनाइज कर रहा है, एज यू नो। एक्टिविटीज़ की बात की आपने, तो इन सभी ग्रुप्स के थ्रू, एम ग्रुप के थ्रू क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं जिनमें वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं? जी देखिए, जैसे हमारा एक अभी जैसे कोविड आने से पहले हमने हॉस्पिटल थीम का एक करा था, मैरिट में किया था। उसके अंदर हमने पूरा हॉस्पिटल का डेकोर करा और वो जो जितनी भी लेडीज़ हैं हमारे क्लब की, उनको स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड किया। हर ग्रुप को हमने एक बीमारी का नाम लिया, HIV एड्स, ब्रेस्ट कैंसर, और फिर उनको बोला कि यू हैव टू प्रेजेंट पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करके आपको पार्टिसिपेट करना है इसके अंदर। इससे क्या हुआ, जिन लोगों ने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी उनको इस बारे में नॉलेज मिली कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, आपको मेमोग्राफी कितने टाइम में करवानी चाहिए, इस चीज़ के प्रिवेंशन, इसके क्योर
क्योंकि जो महिलाएं रहती हैं वो अब पढ़ने लिखने की एज तो नहीं है उनकी, तो जानकारी, और आज की तारीख में अगर आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टीवी पे भी वैसे नहीं आती है, आपको या तो गूगल करना पड़े स्पेशली निकाल के, जो कि कोई नहीं करता है। तो हमने, क्योंकि हमको अवेयर करना था कई बीमारियों के बारे में, तो हमने इस चीज़ के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू उनको बोला प्रेजेंटेशन दो। जिन्होंने प्रिपेयर किया उनको भी मालूम पड़ा, जो बैठ के ऑडियंस में बैठे थे उनको भी जानकारी मिली, अवेयरनेस मिली इस बारे में। कोविड-19 का टाइम कैसा रहा आपका? क्या क्या चैलेंजेस सामने आए, कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले? कोविड-19 के टाइम पे जब सब अपने घर के बर्तन धो रहे थे, उस टाइम पे हम भी हमारे घर के बर्तन धो रहे थे, बट उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि क्यों ना कुछ पॉजिटिव किया जाए। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, रामायण चला दी, पर घर पे ही रहना है, 24 आवर रहना है, बिजी नहीं रहोगे तो झगड़े हो जाएंगे, घर के काम भी 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखकर मैंने इतने कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करे हैं। कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम पे जो लॉकडाउन हुआ था, तो वो 3 महीने का लॉकडाउन में मैंने अराउंड 6 कॉन्टेस्ट लेके आई थी, जिसके अंदर आर्टिस्ट ऑफ द फ्यूचर से लेके हेल्थ की जो रहती, शुगर टूथ कंपटीशन कि आप कुछ अच्छा बना के हमें उसकी रेसिपी भेजिए। आर्टिस्ट ऑफ द फ्यूचर में करोना एंड द वर्ल्ड टॉपिक दिया था और बोला था कि आप ड्राइंग बना के भेजिए। डिफरेंट स्कूल्स, ऑलमोस्ट ऑल टॉप स्कूल्स ऑफ इंदौर पार्टिसिपेटेड, फ्रॉम डेली कॉलेज टू एमरल्ड हाइट्स, DPS राउ, हर DPS का पूरा ब्रांच, चोइथराम इंटरनेशनल, सब अच्छे स्कूलों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर विनर्स अनाउंस हुए, तो बच्चे भी इस तरीके से ऑक्यूपाइड रहे। शुगर टूथ कॉम्पिटिशन में हमने बोला डेजर्ट की रेसिपीज़ भेजिए, लेडीज़ में रहीं जो घर में इतनी बॉडी बना रहे थे, वीडियो डाल रहे थे इंस्टाग्राम पे, सब इतना फिटनेस फ्रीक बनने के, उनको बोला चलो भैया वीडियो बना के हमें भेजो। तो कईयों ने अपने घर पे डांस परफॉर्मेंस प्रिपेयर करते हुए वीडियो बना के भेजे और फिर हमने उनमें से विनर्स अनाउंस किए। तो इस तरीके से हमने पूरी लॉकडाउन में लोगों को बिजी रखा। वुमेन एम्पावरमेंट को किस तरह सपोर्ट करती हैं आप? जी देखिए, क्योंकि अब वुमेंस डे आने वाला है, तो इंटरनेशनल वुमेंस डे आ रहा है, मैं उस चीज़ के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जाते हैं, मतलब इंडिया के बाहर कहीं जाते हैं, हर जगह पे एक प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है, दैट इज़ जेंडर एम्पावरमेंट। क्योंकि महिलाएं हमेशा से थोड़ा सा, हम कितना भी बोले कि महिला और पुरुष बराबर है, बट येस फिजिकली, बायोलॉजिकली फीमेल्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। हम इतने ज़्यादा बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। हम जब एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ये एम्पावरमेंट की बात करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि महिलाओं का शोषण हुआ है इतने सालों से, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया है। और ये जो कहते हैं ना कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, जब कोई महिला आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसी के जो घर की लेडीज़ रहती है उसका यूँ पैर पीछे खींचते हैं कि नहीं यार, दीज आर द नॉर्म्स डिसाइडेड बाय सोसाइटी, यू हैव टू लुक आफ्टर योर किड्स, यू हैव टू लुक आफ्टर योर फैमिली। आपका बाहर जाके काम करना आप तब करो जब आपकी फैमिली को बॉदर नहीं हो, और पर ये नॉर्म्स किसी मेल के लिए लागू नहीं होते। बट जब आप गीता पढ़ते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि कितने जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो अगर किसी भी इंसान को इतने जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिला है तो उसकी अपनी इच्छा से काम करने की जो चीज़ है वो पूरी होनी चाहिए। बट इंटरनेशनली आई वांट टू से वन थिंग कि जब हम इंटरनेशनली जाते हैं तो मैं मेरा सर बड़ा ऊंचा करके बोलती हूँ कि हम उस देश से हैं जिस देश के राष्ट्रपति महिला रह चुकी हैं, प्रधानमंत्री महिला रह चुकी हैं, 2 बारी स्पीकर्स हमारी महिला रह चुकी हैं, उसके बाद कई राज्यों की मुख्यमंत्री हमारी महिलाएं रह चुकी हैं। कई ऐसे चीज़ें थीं जो ऐसे कुछ मतलब ऐसे क्राइटेरियाज थे, जो ऐसे एरियाज थे जो सिर्फ पुरुषों के लिए रिजर्व थे, आज उसमें भी महिलाएं, अब महिला बताइए आर्मी में जा चुकी हैं, हर तरीके से हमारी जो एयरफोर्स है उसमें महिलाएं हैं, नेवी में महिलाएं हैं। तो ऐसी कोई भी जगह इंडिया में नहीं है जहाँ पे लेडीज़ इन्वॉल्व नहीं है। इनफैक्ट जब हमारा परेड होती है रिपब्लिक डे पे, तो वहाँ पे कराबाजी दिखाने के लिए सिर्फ एक जेंट्स का ग्रुप आता था पहले, बट इस साल महिलाएं आई हैं। तो हमने वो चीज़ भी जो पुरुषों का वर्चस्व था वहाँ पे भी उनसे वो छीन लिया। तो मुझे इस बारे में बड़ी खुशी होती है कि देश तरक्की की ओर जा रहा है, पर अभी भी बहुत जगहों पे काम करना बाकी है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, लॉकडाउन के टाइम पे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रिपोर्ट किए गए। उसके बाद इतनी डिवोर्सेस की कंप्लेन आई, ज़्यादातर महिलाओं ने फाइल की कि लॉकडाउन के टाइम पे भैया डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है घर पे, और हमको इस चीज़ से, क्योंकि आप जब एक शादी में हो जाते हैं तो आपको आपके घर के लोग ही सिखाते हैं कि बेटा सहना पड़ेगा,
और वो चीज़ बहुत गलत है। इसीलिए अगर एक कोई चीज़ है जहाँ पे हम लैक कर रहे हैं तो वो है सोशल मेंटालिटी, जो अब समय के साथ बदलनी चाहिए। जैसा आपने कहा कि सोच बदलनी चाहिए, तो इसी से मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसा कोई एक फॉर्मूला आपके हिसाब से, कोई एक तरीका जो लोग अपने दिमाग में लाएं ताकि वुमेंस को डोमिनेट ना किया जाए, उन्हें परेशान ना किया जाए, और हम कहें कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जा सके इस वजह से। मैं कहती हूँ, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, अगर महिलाओं को इज्जत से जीना है, अगर उनको सर उठा के जीना है, तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। आप भले किसी की भी बेटी हो, आप किसी की भी बहन हो, आप किसी की भी बीवी हो, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आप उन पुरुषों के द्वारा दब जाओगे, आप अपनी बात नहीं कह पाओगे। क्योंकि आपको मालूम है, अगर भैया मैंने मेरे हस्बैंड को छोड़ा तो मेरे फादर मुझे अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? क्यों? क्योंकि आप आपके फादर पर डिपेंडेंट हो फाइनेंशियली। अगर आपके हस्बैंड को आपने छोड़ा तो मैं कहाँ जाऊँगी? पापा भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग ऐसा करते थे। फादर्स डोंट यूज टू एक्सेप्ट देयर डॉटर्स अगर वो डिवोर्स की तरफ जाती थी। शादी करी मतलब तुमको वहाँ से अब तुम्हारी डेड बॉडी निकलेगी, वो भले ही तुम्हें मारे पीटे, तुम्हें सहना है। अगर ये चीज़ किसी लेडी को बदलनी है, पढ़ो लिखो, अपने पैरों पे खड़े हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और तब आप इस समाज में सर उठा के जी सकते हो। ये तो महिलाओं को कहा आपने कि वो खुद को एबल बनाए ताकि उन्हें ये सब चीज़ों को फेस ना करना पड़े, लेकिन उस सोसाइटी को आप क्या कहेंगी जो वुमेन्स को इन सब की ओर धकेल रही हैं, उन्हें रोक रही हैं? देखिए, कितना भी बड़ा राजा हो, कितने भी बड़े मंत्री हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता कोई क्यों ना हो, सब एक औरत की कोख से ही जन्मे हैं। दे ऑल आर बॉर्न फ्रॉम अ वुमेन्स वुम्ब। तो अगर इन औरतों ने ही अपने बेटों को बचपन में कान खींच के सिखाया हो कि बेटा तुम मेरे बेटे हो, तो वो भी किसी की बेटी है, अगर उनको ये सीख बचपन में दी जाए तो हमारा समाज अपने आप सुधर जाएगा। बट नहीं, मैंने अपने आंखों के सामने कई लेडीज़ को देखा है कि अगर भाई उनकी बहू ही कुछ बोल रही है तो वो उनको डाउरी के लिए बोलेंगी, अपने बेटे को सिखाएंगी कि अरे इसको बोल कि ये देख कहाँ से आई और इतनी बातें कर रही है। माँ ही अपने बेटियों को सिखाएंगी कि बेटा वो कितना भी करे तुमको सहना पड़ेगा। ये कभी भी अपनी बेटियों को अपने आप खड़े होने की शिक्षा नहीं देता है हमारा समाज। तो बेसिकली सब कुछ औरतों के हाथ में ही है, क्योंकि हम जननियाँ हैं। आने वाली जनरेशन से हम पैदा कर रहे हैं उनको, उनसे थोड़ी ना हम पैदा हुए हैं। कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो, माँ की कोख से ही जन्मा है, उस माँ के हाथ में है इस पूरे अर्थ। क्योंकि हम पृथ्वी को भी अपनी माता कहते, पिता नहीं कहते, क्योंकि पिता के बिना जन्म लेना मुमकिन है पर माँ के बिना जन्म लेना मुमकिन नहीं है। साइंस भी इस चीज़ को बोलता है कि भैया जन्म लेने के लिए तो माँ लगेगी। जो आर्टिफिशियल बेबी भी बनते हैं उनके लिए भी एक आर्टिफिशियल वूम बनाई जाती है, पिता की ज़रूरत नहीं है आज की तारीख में। तो अभी तो पुरुषों को डरने की ज़रूरत है कि उनका वर्चस्व खत्म होने वाला है। जेंडर इक्वालिटी को लेकर काफ़ी बातें होती हैं आजकल, तो आपका क्या मत है इस बारे में? जेंडर इक्वालिटी मैं फिर एक वही बात करूँगी, जेंडर इक्वालिटी, फाइनेंशियल इक्वालिटी। जहाँ लड़कियाँ आज की तारीख में, देखिए कोई भी हो, कोई भी कंपनी में काम कर रहा हो, इंडिया में तो सिचुएशंस बहुत सुधर गई हैं। पहले क्या रहता था कि भाई अगर कोई लेडी काम कर रही है तो उनको बोला जाता था कि यार तुम्हें इतनी ज़्यादा सैलरी की क्या ज़रूरत है, हस्बैंड इज़ अर्निंग। बट नाउ डेज द थिंग कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर कोई लड़की भी वो काम कर रही है, कोई लड़का भी वही काम कर रहा है, तो उसको इक्वल पे दिया जाता है। तो सोच में तो बदलाव आया है। आगे मैं ये चाहती हूँ कि जेंडर इक्वालिटी के लिए कि एक सेफ वर्किंग स्पेस दी जाए महिलाओं को जो घर से बाहर निकल रही है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है न्यूज़पेपर्स में और इधर भी कि जो कंपनीज़ रहती, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में भी ईव टीजिंग, कुछ इस तरीके की बातें सामने आती हैं। तो एक सेफ वर्किंग कि एरिया दिया जाए लेडीज़ को वर्क करने के लिए, ताकि वो हेजिटेट नहीं करें और आगे बढ़े। कानून तो खैर बहुत सख्त हो चुके हैं। अगर आज कोई महिला को छेड़ दे 10 साल की सज़ा है। अगर सिर्फ कोई लड़की आके बोल दे कि इसने मुझे छेड़ा है तो बहुत लंबे समय के लिए अंदर हो जाता है इंसान। आपके अब तक के बेस्ट अचीवमेंट और अवार्ड कौन से रहे हैं? यहाँ पर मैं पर्सनल भी जानना चाहूँगी और जो आप क्लब्स के थ्रू जितने काम करती हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं, उनके भी।
जी, अभी रिसेंट में मुझे महामंडलेश्वर जो माँ है उनसे अवार्ड मिला था रेडिसन होटल में तारा लाइफस्टाइल एग्जीबिशन के बैनर तले। उससे पहले ला कलर्स के बैनर तले मुझे अवार्ड मिलते रहते हैं ऐसे तो, बट मेरे लिए सबसे पर्सनल अचीवमेंट ये है कि जब आपके काम की वजह से आपको इज़्ज़त मिले, जब लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करें, आपको एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट मिल जाए आपके काम के थ्रू, तो इससे बड़ी तो कोई अचीवमेंट होती ही नहीं है। आप हमारी सोसाइटी को, स्पेशली यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरह से खुद को एक बेहतर पर्सनालिटी बना सकते हैं, क्योंकि यूथ को बेहतर बनने की बहुत ज़रूरत है ताकि सोसाइटी में जहाँ चेंजेस की ज़रूरत है वहाँ चेंजेस आए। देखिए, यूथ को मैं एक ये मैसेज देना चाहूँगी कि लाइफ में ऐसी बहुत हर्डल्स आती हैं। जब लाइफ में हर्डल्स आते हैं तब हम सोचते हैं कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होना था, बट हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स मेक यू स्ट्रॉन्ग। जिस इंसान ने लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देखी वो बहुत कमज़ोर होता है। उसको ऐसा लगता है अरे मैं तो लग्जरी में जीता हूँ, बट नहीं। जो पत्थरों पे चलने वाले पैर रहते हैं वो बहुत मजबूत हो जाते हैं, और जो फूलों पे चलने वाले पैर रहते हैं उतने ही कोमल रहते हैं कि ज़रा सा कांटा लगने पे भी आउच निकल जाता है। तो अपने आप को जब कोई प्रॉब्लम्स आए, प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखिए। लाइफ में आपके सिर्फ एक एम्बिशन होना चाहिए, जो एक एम्बिशन पहले तो बहुत बड़ा रखो ताकि और उसको पाने के लिए उतनी मेहनत करो। और कभी भी ये नहीं करना यार मेरे पापा तो ये हैं, उसके फादर ने उसके लिए ये करके दिया, क्योंकि अगर आप आपके फादर को ब्लेम करोगे तो कल को आपके बच्चे भी आपको ब्लेम करेंगे कि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो इफ़ यू आर बॉर्न पुअर देन इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर देन इट्स योर मिस्टेक। आई बेसिकली से दैट। कोई अपकमिंग इवेंट है जो आप ऑर्गेनाइज करने वाली हैं, कुछ प्लानिंग्स हैं? जी देखिए, कोविड-19 के बाद तो हमारी सारी इवेंट्स ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी, बट फिर भी मैंने हिम्मत करके करवा चौथ का इवेंट किया, बिकॉज आई नो कि करवा चौथ की पूजा के लिए लेडीज़ को तो मिलना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोसेस रहती है, एक वो मतलब मानते हैं कि ऐसे कथा सुन के थाली बटाना रहता है। तो भाई 5 जने मिलें या फिर ज़्यादा मिलें, हमने कोविड के टाइम्स में भी सारे नॉर्म्स के साथ कुछ अराउंड 800 लेडीज़ का फंक्शन किया था मैरिएट में विथ ऑल परमिशंस। उस टाइम पे इलेक्शंस भी चल रहे थे तो हमें परमिशन लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट आई एम हैप्पी कि वो बहुत सुपर सक्सेसफुल हुआ इवेंट, और उसके बाद कोई बीमार भी नहीं पड़ा। और अब तो वैक्सीन भी आ चुकी है, तो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट इट सून। हम होली के बाद हमारी जो क्लब की सारी इवेंट्स है वो रिकमेंस करेंगे, श्री गणेश करेंगे हमारे क्लब का फिर से। सुप्रिया मैम से हमने कई सारी बातें जानी, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में मैम ने कई बातें कही, और साथ ही वुमेन्स को ये संदेश दिया है कि खुद को मजबूत बनाइए। आप खुद को मजबूत बना लेंगे तो शायद कोई और आपको कमज़ोर नहीं बना सकता है। यूथ भी थोड़ा सा चैलेंजेस एक्सेप्ट अगर कर लेगा तो बहुत कुछ बेहतर कर सकता है। थैंक यू सो मच मैम। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.